अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक। लास्ट लेक्चर में हमने मॉड्यूलर मल्टीप्लायर्स को देखा था और फिर उनकी एप्लीकेशंस को देखी थी कि वो क्रिप्टोग्राफी में यूज़ होते हैं। और फिर हमने जो है इंटरलीव मॉड्यूलर मल्टीप्लायर उसके बेसिक आर्किटेक्चर को देखा था, उसकी एग्जांपल से रिलेटेड सॉल्व की थी और इंटरलीव मॉड्यूलर मल्टीप्लायर के आर्किटेक्चर को एनालाइज किया था इन टर्म्स ऑफ एरिया एंड डिले। आज के लेक्चर में हम मोंटगोमरी मॉड्यूलर मल्टीप्लायर को देखेंगे जो कि वाइडली यूज़ होता है क्रिप्टोग्राफिक एप्लीकेशंस में। लेकिन उससे पहले कुछ फ्यू स्लाइड्स हैं हमारे पास जिसमें हम अगेन इंटरलीव मॉड्यूलर मल्टीप्लायर को डिस्कस करेंगे और इंटरलीव मॉड्यूलर मल्टीप्लायर्स के आर्किटेक्चर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ मॉडिफिकेशंस को देखेंगे। ये लास्ट टाइम इंटरलीव मॉड्यूलर मल्टीप्लायर का एल्गोरिथम था जो हमने यूज़ किया था और उससे रिलेटेड हमने ये आर्किटेक्चर जो था वो ड्रा किया था। और इस आर्किटेक्चर में हमने कहा था कि इस आर्किटेक्चर का डिले जो है वो 3 एडर्स का और 2 बक्सेस का डिले है। और ये आर्किटेक्चर का डिले जो हमने देखा भी था और हमने ड्रा भी किया था कि बेसिकली आपके पास ये क्रिटिकल पार्ट डिले बनता है इसका। इस तरह से हमने एरिया देखा था। एरिया में हमने कहा था कि ये जो ऑपरेशन था आपके पास के जब भी आप मॉड्यूलर ऑपरेशन करते हैं कि z इज इक्वल टू 2z mod p। जब आप ये ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो आप कहते हैं कि z इज इक्वल टू 2z करेंगे तो इस 2z की वैल्यू को फिर आप मॉड्यूलर ऑपरेशन के परफॉर्म कर रहे होते हैं और देखें क्या ये p से बड़ा है। अगर ये p से बड़ा है तो आप उसमें से p माइनस करते हैं और अगर p माइनस करते हैं और अगर p से छोटा है आपके पास तो आप रिजल्ट को उसी तरह लेके आते हैं। तो इसके लिए हमारे पास यहाँ पे ये ऑपरेशन था कि आप करते क्या था कि p को माइनस कर लेते थे 2z में से और फिर साथ चेक कर लेते कि क्या z लेस देन p है। अगर z लेस देन p है तो आप z डायरेक्ट सेलेक्ट कर लेते थे और अगर z ग्रेटर देन p होता था तो यहाँ पे जो माइनस वाला रिजल्ट है वो सिलेक्ट करते थे। तो ये बेसिकली आपके पास मॉड्यूलर ऑपरेशन में जब 2z आप परफॉर्म कर लेते यहाँ पे ये 2z को ऑपरेशन परफॉर्म करते थे फिर आप ये mod p वाला ऑपरेशन था कि अगर तो रिजल्ट लेस देन p है तो वो रिजल्ट उसी तरह सेलेक्ट होकर नीचे आ जाएगा और अगर रिजल्ट ग्रेटर देन p है और ये कंडीशन फॉल्स है तो इसका मतलब है यहाँ पे आपके पास 0 आएगा तो रिजल्ट जो माइनस वाला है वो सिलेक्ट होता था। इसी तरह हमारे पास यहाँ पे जब आप a प्लस ये वाली वैल्यू कर लेते थे जो ये ऑपरेशन की एफ बी आई इक्वल टू 1 यहाँ से जब ये 1 होता था यहाँ से a सेलेक्ट होता था और a और ये वाली वैल्यू आपस में ऐड होती थी तो ये जो रिजल्ट आता था आपके पास रिजल्ट पे अगेन क्योंकि ये मॉड्यूलर ऑपरेशन था z प्लस ए mod p है तो ये जो रिजल्ट z प्लस ए आपके पास यहाँ पे आ रहा है अगर ये रिजल्ट ग्रेटर देन p होता अगर लेस देन p होगा तो ये सीधा सेलेक्ट हो जाएगा। ये कंडीशन ये कंपेरेटर यहाँ पे होगा ये कंपेरेटर जब भी लेस देन p होगा ये ट्रू आपको रिजल्ट मिलेगा तो ये लेस देन p अगर रिजल्ट होगा तो उसी तरह रिजल्ट नीचे सेलेक्ट हो जाएगा z उसी तरह आ जाएगा। और अगर ये कंडीशन फॉल्स होगी z ग्रेटर देन p होगा यानी कि ये दोनों का समेशन का जो रिजल्ट यहाँ पे आया है a और इसकी वैल्यू की एडिशन का रिजल्ट यहाँ पे वो ग्रेटर देन p है तो यहाँ से फॉल्स रिजल्ट आएगा। फॉल्स होने का मतलब कंपेरेटर आपको 0 देगा। जब 0 देगा तो यहाँ पे आपके पास एट द सेम टाइम z में से आपने p को माइनस किया होता है तो फिर वो p माइनस होकर आपके पास यहाँ पे आपके पास रिजल्ट मिलता है। तो ये मॉड का ऑपरेशन दूसरा आपके पास यहाँ पे आ रहा होता है कि a z प्लस ए हो गया यहाँ पे z प्लस ए यहाँ पे मिलता है जब तो आप चेक करते हैं अगर लेस देन p है तो उसी तरह सेलेक्ट होकर आ जाए अगर वो ग्रेटर देन p है तो आपके पास p उसमें से माइनस होकर रिजल्ट आपको मिले। ये आपके पास लास्ट टाइम हमने आर्किटेक्चर देखा है। इसकी वजह से ये जो बड़ा रफ आर्किटेक्चर था और इसमें हमने 2 कंपेरेटर यूज़ कर रहे थे और इसका डिले 3 एडर और 2 बक्सेस का था। क्लॉक साइकिल इसके n थे और एरिया जो था इसका 3 n बिट एडर्स प्लस 3 n बिट 2x1 बक्सेस प्लस 2 कंपेरेटर। तो ये कंपेरेटर बेसिकली इसलिए यूज़ हो रहे थे क्योंकि आपने माइनस करना है कि नहीं करा। इस कंपेरेटर को आप रिमूव कर सकते हैं बाय सिंपल टेक्निक जो हम नेक्स्ट स्लाइड पे डिस्कस करेंगे। अब ये हमारे पास वही इंटरलीव मॉड्यूलर मल्टीप्लायर है जिसमें हमने रिप्लेस कर दिया कंपेरेटर को सिंपल आपके पास इस कैरी आउट की जो एडर लगा हुआ है उसकी कैरी आउट पोजीशन से। और इसी तरह हमारे पास जो यहाँ पे आपके पास कंपेरेटर लगा हुआ था और यहाँ पे जो mod p वाला ऑपरेशन था उसको हमने एक आर गेट से रिप्लेस किया जिसमें आपके पास 2 कैरी आ रही है 2 एडर्स की। अब इसकी एग्जांपल हम देखते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे होना क्या था कि जब भी आपके पास आप 2z को ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं
जब भी आप 2z के यहाँ पे ये ऑपरेशन आता है तो लेट्स से हमारे पास ये वैल्यू 0 1 1 1 है, लेट्स से ये वैल्यू आपके पास 3 है, 0 0 1 1। तो जब 2z इसको करते हैं तो ये बन जाएगा 6। लेट्स से p आपके पास 11 है, वो जो लास्ट टाइम एग्जांपल्स की थी हम वही लेते हैं, तो उसमें इंटरनल एक वैल्यू हमारे पास ये 3 आ जाती है और ये 6 आ जाता है। अब 6 क्योंकि p से छोटा है, इसका मतलब है हमारे पास जो रिजल्ट यहाँ पे सिलेक्ट होकर यहाँ पे आना है वो 6 ही आना है, बल्कि -p वाला रिजल्ट नहीं आता, क्योंकि आप उस वक्त p को माइनस वाला रिजल्ट सेलेक्ट करते हैं जब वो p से बढ़ जाए। जब यहाँ पे वैल्यू p से बढ़ जाए तब आप z माइनस पी जो आपने रिजल्ट ऑपरेशन किया है उससे p माइनस करके रिजल्ट सेलेक्ट करते हैं, क्योंकि 6p जो आपके पास यहाँ पे 11 है, 6 उससे छोटा है, तो यहाँ पे 6 ही सिलेक्ट होकर आना चाहिए। तो हम देखेंगे कि इस लॉजिक के यूज़ करने से एग्जैक्टली वही ऑपरेशन होगा जो हम चाह रहे हैं। यहाँ पे 6 जब आपके पास आ गया तो इसका मतलब है यहाँ पे आपके पास ये 6 वैल्यू आ रही है जो इस एडर को भी जा रही है और इस मल्टीप्लेक्सर को भी यहाँ पे आ रही है। मल्टीप्लेक्सर की एक इनपुट आपके पास 6 ही आ रही है। अब इस एडर की एक इनपुट 6 है और दूसरी इनपुट आपके पास p का 2's कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि माइनस करते हैं इसका मतलब p का 2's कॉम्प्लीमेंट ऐड करना है। तो 6 आपके पास है, अगर हम इस एग्जांपल को कंटिन्यू करें तो 6 और p का 2's कॉम्प्लीमेंट, p क्योंकि 11 है और इसको लिख देता हूँ p, यहाँ पे p आपके पास 11 है तो p का 2's कॉम्प्लीमेंट जो आपके पास आएगा वो आपके पास आएगा 1 0, पहला 1 उससे छोड़ना, आप बाकी स्विच कर दें 1 0। तो ये आप इसके पास यहाँ पे ऐड होगा, यहाँ पे आपके पास ये 2's कॉम्प्लीमेंट ऐड होगा, ये आपके पास 0 1 0 1। तो जब आप ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 1 1 1 1 0 और ये 1 कैरी। जब ये ऐड करेंगे तो ये रिजल्ट आएगा और फाइनल कैरी 0 आएगी। 0 + 1 1 1 + 0 1 1 + 1 2 सम 0 कैरी 1 1 + 0 + 0 1 आउटपुट कैरी 0। जब आउटपुट कैरी यहाँ से 0 आएगी तो ये रिजल्ट आपके पास बेसिकली 1 0 1 1 आ रहा है आपके पास, ये वाला ऐड होकर रिजल्ट आ रहा है। लेकिन ये सिलेक्ट नहीं होगा क्योंकि ये p छोटा है, तो यहाँ पे क्योंकि आपके पास ये वाला रिजल्ट जो है ये p से छोटा था तो -p वाला रिजल्ट सिलेक्ट नहीं होगा, बल्कि ये रिजल्ट सिलेक्ट होना चाहिए आपके पास। तो ये 6 है, तो देखिए यहाँ पे आउटपुट के लिए 0 आई है। जब आउटपुट के लिए 0 आई है तो मल्टीप्लेक्सर 0 पे ये वाली वैल्यू सेलेक्ट करेगा जो कि 6 थी, यहाँ पे आपके पास 6 आ जाएगा। इस तरह जब आपके पास ये रिजल्ट छोटा होगा तो आपके पास ये एग्जांपल दी गई है, जनरली भी आपके पास ये टेक्निक वैल्यू है तमाम केसेस के लिए। तो ये आपके पास इस तरह वैल्यू सिलेक्ट हो गई आएगी। अब इन फॉर एग्जांपल दूसरा केस लेते हैं हम, जिसमें हमारे पास p को माइनस होना चाहिए, इस केस में नहीं होना चाहिए था, तो हमारे पास रिजल्ट माइनस की आउटपुट के लिए 0 आई तो ये 6 ही सिलेक्ट होकर नीचे आएगा। लेट्स से दूसरा केस लेते हैं जिसमें आपके पास माइनस होना चाहिए। हम ले लेते हैं आपके पास इंटरमीडिएट रिजल्ट जो आया है। ओके, हम कहते हैं यहाँ पे हमारे पास जो रिजल्ट है वो 7 है। जब इसको हम शिफ्ट लेफ्ट करेंगे तो हमारे पास 14 बन जाएगा। अब 14 क्योंकि p आपके पास 11 है उससे बड़ा है, तो इसका मतलब यहाँ पे जो रिजल्ट सेलेक्ट होकर आएगा वो दिस जो वैल्यू आई है इस 14 माइनस p होगा। अब देखते हैं कि हमारे पास क्या है इस टेक्निक के मुताबिक जिसमें हमने कंपेयर टू रिप्लेस किए, क्या इस तरह होता है कि नहीं होता। तो आपके पास यहाँ पे 14 आ रहा है 1110 और ये यहाँ पे भी आ रहा है आपके पास ये इनपुट। अब ये 14 आपके पास इस एडर को मिल रहा है और इधर मल्टीप्लेक्सर को मिल रहा है। अब 14 को जब हमने इसको क्योंकि अब p इसमें माइनस हो रहा है तो p माइनस करेंगे तो p का 2's कॉम्प्लीमेंट हम ऐड करेंगे बेसिकली 14 में, तो हम ऐड करके देख लेते हैं कि क्या रिजल्ट आ रहा है। 1 1 1 1 0
और आपके पास 1 कैरी 1 1 0 1, तो आपके पास आउटपुट कैरी 1 आ रही है और ये रिजल्ट 3 आ रहा है। अब आउटपुट कैरी जब आपके पास 1 आ रही है तो यहाँ पे आपके पास ये 14 वाला रिजल्ट नहीं सिलेक्ट होगा और होना भी नहीं चाहिए, बल्कि आपके पास क्योंकि 1 है तो मल्टीप्लेक्सर की ये वाली वैल्यू सिलेक्ट होगी जो कि 3 है, तो आपके पास यहाँ पे रिजल्ट 3 आ जाएगा। इस तरह हमारे पास जो हमने कंपेरेटर था उसको हमने सिंपल एक आउटपुट कैरी को मल्टीप्लेक्सर की वैल्यू दे दी है और उससे आपके पास वो कंपेरेटर की लॉजिक रिप्लेस हो सकती है। इससे आपके पास एरिया डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि कंपेरेटर का एरिया ज़्यादा होता है तो वो एरिया जो आपके पास यहाँ पे यूज़ हो रहा था एक्स्ट्रा वो आपके पास ख़त्म हो जाएगा। इसी तरह नीचे भी आपने एक कंपेरेटर लगाया था, उसको आपने आर गेट से रिप्लेस किया है। तो इसके लिए हम एग्जांपल से मैं आपको समझा देता हूँ कि एग्जांपल इसकी क्या होगी, किस तरह क्यों आर गेट लगाया गया है और ये कंपेरेटर को कैसे रिप्लेस करेगा, कैसे आपके पास रिजल्ट ठीक आता है इस केस में। लेट्स से आपके पास इस पॉइंट पे रिजल्ट इस पॉइंट पे आपके पास रिजल्ट है आपके पास 6 है फॉर एग्जाम्पल, और ए आपके पास लेट्स से 9 है फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास 9 है। अब 6 प्लस 9 आपके पास यहाँ पे 15 आ जाएगा और आउटपुट कैरी 0 आएगी। अब 15 जो है आपके पास, क्योंकि ये रिजल्ट आपके पास z प्लस ए जो आपने ये किया है ये ग्रेटर देन p है, तो p माइनस होकर रिजल्ट आना चाहिए, p माइनस होकर रिजल्ट आना चाहिए। यहाँ p जब इस 15 में ऐड होगा तो लेट से हम ऐड कर लेते हैं, तो यहाँ से तो कैरी 0 आ गई है। अब p माइनस सेलेक्ट करने के लिए, इसको सेलेक्ट करने के लिए यहाँ पे 1 आना चाहिए, तो हम देखते हैं क्या p ये ऐड होकर 1 आएगा। 1 प्लस 1 0 कैरी 1, फिर 1 प्लस 1 0 कैरी 1, फिर 1 प्लस 1 प्लस 1 1, वन कैरी और 1 प्लस 1 0 और 1 कैरी। अब ये आउटपुट कैरी यहाँ पे ये 1 आएगी इस केस में और यहाँ रिजल्ट 4 आ जाएगा। तो आपके पास यहाँ पे 1 आ जाएगा, फिर ये कैरी 1 आ चुकी है और यहाँ पे ये रिजल्ट सेलेक्ट होगा, होना भी चाहिए क्योंकि 15 आपके पास p से बड़ा हो गया था। एक और एग्जांपल लेते हैं जिस केस में आपके पास इस कैरी से 1 होने से रिजल्ट आएगा। लेट्स से हमारे पास यहाँ पे 6 नहीं था बल्कि हमारे पास यहाँ पे 8 था, 1 ट्रिपल 0 8 था आपके पास। जब यहाँ पे 8 था तो 8 और 9 जब ऐड होंगे पहले एडर में तो आपके पास ये बन जाएगा 8 और 9 17 बन जाएगा। हाँ, यहाँ पे आपके पास 17 की बाइनरी जो होती है वो 17 होता है आपके पास 1 5 बिट में आता है, 4 बिट में आता है, यानी कि आउटपुट आपके पास 1 आ जाएगी। ये 17 की बाइनरी होती है। तो ये 4 बिट्स जो है आपके पास वो यहाँ पे आ जाएंगी और कैरी आउट आपके पास यहाँ पे आ जाएगा। कैरी आउट आपके पास 1 बन जाएगी। अच्छा, अब जिस 1 में जब आप p ऐड करेंगे, क्योंकि ये रिजल्ट जो है फिर अगेन इंक्रीज कर गया है, कैरी आउट होने के बाद टोटल रिजल्ट 17 आ रहा है 8 प्लस 9, चलो कैरी p को माइनस होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे आप ये कैरी जनरेट नहीं हो रही होगी, बल्कि ऊपर जो पहले एड्रेस से कैरी जनरेट हुई है वही आपको आउटपुट में बन देगा। हम इसको एग्जाम्पल कंटिन्यू करके देख लेते हैं। तो आपके पास ये 1 आ गया और यहाँ p को ऐड किया, तो इसमें ऐड किया जब आपने 0 0 0 1 1 1 0 1 कैरी, तो आपके पास यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ 0 आ जाएगा और आउटपुट कैरी 0 आ जाएगी। ये कैरी 0 आ गई है।
इसलिए आपने यहाँ पे दोनों एड्रेस की आउटपुट निकाली है कि बहुत अगर हो सकता है कि यहाँ पे कैरी आउटपुट 1 हो और यहाँ पे रिजल्ट जो है वो इतना स्मॉल हो जाएगा उसमें पी ऐड करके भी आपके पास यहाँ कैरी जनरेट ना हो। तो इस कैरी की वजह से फिर आपके पास आप वो रिजल्ट सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि टोटल रिजल्ट 17 है और 17 पी से बड़ा है तो आपको माइनस करना है। और 1 प्लस यहाँ पे आप करेंगे तो ये 6 आपके पास आ गया, सेलेक्ट भी यही होना चाहिए। 1 माइनस पी बेसिकली आप कर रहे हैं, माइनस पी करने के लिए पी की वैल्यू 11 है तो आपने उसका 2 कन्वर्ट लेके ऐड किया हुआ है। अब ऊपर ये 6 आ जाएगा, यहाँ कैरी 1 आ गई क्योंकि दोनों का R 1 हो जाएगा तो यहाँ से आपके पास 6 सेलेक्ट हो जाएगा। अब तीसरा केस वो है कि जिसमें आपके पास दोनों कैरीज को लेस देन होना चाहिए, वो भी हम देख लेते हैं। दोनों कैरीज जो है वो 0 होनी चाहिए और जिसकी वजह से आपके पास रिजल्ट जो है वो पी माइनस वाला रिजल्ट सेलेक्ट नहीं होगा। तो लेट्स से हमारे पास जो रिजल्ट आ रहा है वो 1 है। यहाँ पे जो रिजल्ट है आपके पास वो 1 आ रहा है। तो ये रिजल्ट हमारे पास लेट्स से 1 आ रहा है। 1 प्लस 9 10 10 क्योंकि पी से आपके पास लेस है तो इसका मतलब है यहाँ जब 10 आएगा तो ये आपके पास आउटपुट के लिए 0 हो जाएगी और ये आपके पास 1 0 1 0 आ जाएगा। अब ये 10 क्योंकि पी से लेस है तो पी माइनस वाला रिजल्ट सेलेक्ट नहीं होगा, होना नहीं चाहिए। तो ये आपके पास 10 यहाँ पे भी आ रहा है 1 0 1 0 और सेलेक्ट भी यही होना चाहिए। तो ये क्या 0 है। अब 10 और प्लस आपके पास ये करेंगे जब आप पी का 2 कॉम्प्लीमेंट तो आपके पास 1 1 1 1 आउटपुट कैरी 0, दोनों केसेस में आउटपुट कैरी 0 आ गई। तो यहाँ पे भी आउटपुट कैरी आपके पास 0 आ जाएगी। जब 0 आ गई ये 0 रिजल्ट सेलेक्ट होकर नीचे आ जाएगा। हमने देखा कि 3 डिफरेंट केसेस में हमारे पास जो कंपेरेटर है उसको रिप्लेस करके हमने जो ये आर गेट लगाया है तो इससे हमारे पास जो सारे केसेस हैं ये सब केसेस के लिए वैलिड होगा। हमने 3 केसेस लेके यहाँ पे इसको वेरीफाई किया है लेकिन ये बाकी केसेस के लिए भी वैलिड होता है। जब आपके पास यहाँ पे रिजल्ट जो है इन दोनों का, जब आपके पास ये जो एडिशन हो रही है इसकी और यहाँ से जो वैल्यू सेलेक्ट होकर यहाँ पे आ रही है ये लेस देन पी होगा तो आपके पास ये दोनों आपके पास कैरी 0 होगी तो आपके पास यहाँ पे जो रिजल्ट सेलेक्ट होगा वो यही वाला रिजल्ट सेलेक्ट हो जाएगा। और जब ये आपके पास दोनों के एडिशन का ये वाला रिजल्ट ग्रेटर देन पी होगा तब आपके पास यहाँ में से एटलीस्ट इसमें से या आपके पास इसमें से एक कैरी 1 होगी जिसकी वजह से यहाँ पे कैरी 1 आ जाएगी और यहाँ पे फिर वो रिजल्ट माइनस वाला सेलेक्ट होगा जिसमें पी माइनस हो चुका होगा। अब इस सर्किट का डिले थोड़ा सा ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू पीछे वाले सर्किट्स क्योंकि इसमें आर गेट का डिले ऐड हो रहा है, ये जो आर गेट लगा हुआ है। लेकिन आपके पास एरिया जो है वो आपके पास जो है काफ़ी रिड्यूस हो जाएगा क्योंकि ये डिले में आपके पास आर गेट का डिले इंक्लूड हो गया है। क्लॉक साइकिल उतने लगेंगे आपके पास लेकिन एरिया जो है काफ़ी रिड्यूस हो जाएगा क्योंकि 2 कंपेरेटर्स की बजाय आपने सिंपल एक आर गेट लगा दिया है। तो और यही आपके पास प्रैक्टिकली सर्किट आपके पास यूज़ होता है। जो उसके बाद हमारे पास है मॉड्यूलर मल्टीप्लायर्स में दूसरा मल्टीप्लायर जो हमने डिस्कस करना है वो है आपके पास मोंटगोमरी मॉड्यूलर मल्टीप्लायर। मोंटगोमरी मॉड्यूलर मल्टीप्लायर आपके पास वाइडली यूज मेथड है और ये ट्रिलियन मॉड्यूलर मल्टीप्लायर से ज़्यादा यूज़ होता है मॉड्यूलर मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करने के लिए क्रिप्टोग्राफिक एप्लीकेशंस में। लेकिन मॉड्यूलर मल्टीप्लिकेशन जब आप मोंटगोमरी मेथड से परफॉर्म करते हैं तो उसमें आप करते क्या है कि आपके जो इनपुट ऑपरेंड्स एक्स और वाई होते हैं इनको मोंटगोमरी डोमेन में लेके जाते हैं, कन्वर्ट करते हैं नॉर्मल फॉर्म से मोंटगोमरी फॉर्म में। तो मोंटगोमरी फॉर्म क्या होती है, फॉर एग्जांपल एक्स पी आपके पास एक्स आर मॉड पी, ये आपके पास जब आप मोंटगोमरी फॉर्म में लेके जाते हैं तो आप अपने वैल्यू को आर से मल्टीप्लाई करके मॉड लेते हैं रिस्पेक्ट टू पी और पी वही आपके पास एक नंबर है जो नॉर्मली क्रिप्टोग्राफिक एप्लीकेशन आप इसको प्राइम नंबर ले रहे होते हैं जो आपके पास सेट बना रहा होता है। तो इससे आपके पास वाई पी के लिए वाई दोनों नंबर्स को आप मोंटगोमरी फॉर्म में लेके जाएंगे। तो मोंटगोमरी फॉर्म में लेके जाने के लिए मोंटगोमरी मेथड ही यूज़ होता है। आप करते क्या है जिस नंबर को आपने लेट्स से नंबर एक्स है उसको मोंटगोमरी फॉर्म में लेके जाना है उसको मोंटगोमरी मेथड से आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हैं। अब मोंटगोमरी मेथड करता क्या है बेसिकली कि मोंटगोमरी मेथड का काम ये है कि आपके पास जो भी उसके इनपुट ऑपरेंड्स हैं एक्स और आर स्क्वायर उनको मल्टीप्लाई करेगा और आर से डिवाइड करेगा। तो आर से डिवाइड करने का मतलब है आर इनवर्स से मल्टीप्लाई करना। तो एक्स इंटू आर स्क्वायर इंटू आर इनवर्स मॉड पी, तो आपके पास आर स्क्वायर इंटू आर इनवर्स मैथमेटिकली अगर हम देखें तो एक्स आर मॉड पी आ जाएगा।
इस तरह वाई पी या वाई पी को हमने कन्वर्ट करना है तो हम क्या करें, मोंटगोमरी मेथड से ही वाई को आर स्क्वायर से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास यानी कि एक ऑपरेंड वाई आ जाएगा, दूसरा ऑपरेंड आर स्क्वायर आ जाएगा। और तो उस केस में आपके पास, क्योंकि मोंटगोमरी मेथड का एक जो आपके पास मेथड है वो आपके पास जो भी इनपुट ऑपरेंड हो उनको आर से डिवाइड करता है, यानी कि आर इनवर्स से मल्टीप्लाई करता है एक्स्ट्रा। तो वाई इंटू आर स्क्वायर इंटू आर इनवर्स मॉड पी, तो वाई आर मॉड पी आ जाएगा। और यहाँ पे r जो होता है वो आपके पास 2n के बराबर होता है, और n जो नंबर ऑफ बिट्स हैं फॉर ऑपरेंड x एंड y और p को जितनी आप बिट्स में रिप्रेजेंट करेंगे, जो p आपके पास मॉडुलस है उसको जितनी बिट्स में रिप्रेजेंट करेंगे उतनी बिट्स में x एंड y होंगे, और आपके पास r की वैल्यू 2n होती है। जब आप अपने इनपुट आउटपुट को कन्वर्ट कर लेंगे फिर आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे मोंटगोमरी मेथड में, फिर वही आप गेन मोंटगोमरी मेथड अप्लाई करते हुए एक्स पी इंटू वाई पी, और जब आप ये करेंगे एक्स पी इंटू वाई पी, एक्स पी इंटू वाई पी, और फिर वही मोंटगोमरी मेथड में आप आर से डिवाइड करें, यानी कि आर इनवर्स से मल्टीप्लाई करना, तो आपके पास अब एक्स पी किसके बराबर है, एक्स आर मार्ट बी के, वाई पी किसके बराबर है, वाई आर मार्ट बी पे। तो आर इंटू आर ये खत्म हो जाएंगे, मैथमेटिकली अगर हम देखें तो एक्स वाई एक आर रह जाएगा, ये रिजल्ट आपके पास आ जाएगा एक्स इंटू वाई की मल्टीप्लिकेशन, और ये साथ आर होने की वजह से ये मोंटगोमरी फॉर्म है। अब इस मोंटगोमरी फॉर्म के रिजल्ट को फाइनली आपने कन्वर्ट बैक करना होता है इनटू नॉर्मल फॉर्म। तो नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करते हुए वही मोंटगोमरी मेथड यूज होगा, लेकिन आपके पास उसको 1 के साथ आप करेंगे। जब जेड पी इंटू 1 करेंगे तो जेड पी की वैल्यू आपके पास जेड पी इंटू 1 इंटू आर इनवर्स आ जाएगा, और जेड पी आपके पास बराबर है एक्स इंटू वाई इंटू आर, एक्स इंटू वाई इंटू आर इनवर्स। तो आपके पास रिजल्ट जो बन जाएगा आर इंटू आर इनवर्स खत्म हो जाएगा तो एक्स वाई आ जाएगा। तो आपने देखना है कि मोंटगोमरी मेथड में जब आपने कन्वर्ट करना हो नंबर्स को, तो आप जिस नंबर को कन्वर्ट करना होता है उसके साथ आप आर स्क्वायर दूसरा ऑपरेंड देते हैं, और मेथड जो अप्लाई है तो वो मोंटगोमरी मेथड अप्लाई होता है। इसे इनपुट ऑपरेंड को कन्वर्ट करते हैं, फिर ऑपरेंड को मल्टीप्लाई करते हैं आपस में, जो रिजल्ट आता है उसको कन्वर्ट बैक करते हैं नॉर्मल फॉर्म में, तो आपके पास वो मॉड्यूलर मल्टीप्लिकेशन मिल जाती है एक्स और वाई की। अब क्योंकि ये आपके पास इस मेथड को परफॉर्म करने के लिए आपको तीन कन्वर्जन परफॉर्म करनी पड़ रही हैं। पहले दोनों इनपुट्स को आप मोंटगोमरी फॉर्म में लेके जाएं, और फिर आपके पास उनको मल्टीप्लाई करने के बाद रिजल्ट निकालने के लिए वापस कन्वर्ट बैक करें। तो इस तरह आपके पास 3 एक्स्ट्रा कैलकुलेशन आती हैं, 3 एक्स्ट्रा मल्टीप्लिकेशन आती हैं। लेकिन क्योंकि क्रिप्टोग्राफिक एप्लीकेशन में आपके पास बहुत सारी मॉड्यूलर मल्टीप्लिकेशन जो है वो कंसेक्टिवली परफॉर्म की जाती हैं, तो ये कन्वर्जन क्लास आप शुरू में स्टार्ट में कन्वर्ट करते हैं, फिर सारे मॉड्यूलर मल्टीप्लिकेशन आप मोंटगोमरी डोमेन में परफॉर्म कर रहे होते हैं, और फिर जब फाइनली आपके पास रिजल्ट बैक करना होता है तो एट द एंड बहुत सारी इवन थाउजेंड्स के हिसाब से आप मॉड्यूलर मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करने के बाद फाइनली रिजल्ट कन्वर्ट बैक करते हैं। तो ये जो कन्वर्जन कास्ट है 3 आपके पास की 2 इनपुट्स में थी और एक आउटपुट पे आपको रिजल्ट को बैक नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना, ये फिर निग्लिजिबल हो जाता है। ये बेसिकली हमारे पास एल्गोरिथम है मोंटगोमरी मॉड्यूलर मल्टीप्लायर का, सबसे ग्रेटेस्ट 2 मोंटगोमरी मॉड्यूलर मल्टीप्लायर है। इसमें हमने पी हमारे पास आ गया, 0 से n बिट का पी आपके पास है, n बिट का आपके पास एक्स पी जो कन्वर्टेड है, हम रिजल्ट ले रहे हैं कि आपके पास एक्स पी और वाई पी यानी कि ऑलरेडी इन मोंटगोमरी डोमेन है, और आर भी हमने ले लिया 2n। तो रिजल्ट जो आएगा आपके पास वो जेड पी आएगा, वो एक्स पी इंटू वाई पी यानी कि मोंटगोमरी फॉर्म में ही होगा, और उस रिजल्ट को आप दोबारा कन्वर्ट बैक कर सकते हैं। ए हमारे पास एक एक्यूमुलेटर है जो उतनी बिट्स को होगा जितने आपके पास एक्स पी वाई पी और पी है, और इसमें आपके पास जो मल्टीप्लिकेशन आप स्टार्ट करते हैं वो लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट्स से स्टार्ट करते हैं, अपोजिट टू द इंटरलीव मल्टीप्लायर। उसमें आपने मैक्सिमम n-1 से जहाँ से स्टार्ट ले रहे थे वहाँ MSB से स्टार्ट कर रहे थे, यहाँ लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट से लेते हैं। तो पहली मल्टीप्लिकेशन पहले साइकिल में सबसे लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट यूज़ होती है। तो यहाँ पे देखते हैं आई की वैल्यू क्या है, यानी कि कौन सी बिट है, तो स्टार्ट होगा i = 0 यानी लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट से। अब अगर लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट 0 होगी एक्स पी आई का मतलब है जो एक्स की वैल्यू को आप चेक कर रहे हैं, अगर एक्स की लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट 0 होगी तो ये आपके पास 0 × वाई पी 0 आ जाएगा, वही पार्शियल प्रोडक्ट बेसिकली ये जनरेट हो रहा है, आपके पास 0 × वाई पी 0 आ जाएगा। और अगर आपके पास एक्स की लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट जो है आपके पास 1 होगी, यानी कि एक्स पी 0 जो है वो 1 होगी, 1 × वाई पी आ जाएगा, तो वाई पी ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पे ये दोनों बेसिकली पार्शियल प्रोडक्ट जनरेट हो रहे हैं और ए में ऐड हो रहा है, तो ए प्लस पार्शियल प्रोडक्ट हर दफ़ा आप जनरेट करेंगे। जब आपके पास ऐड हो जाएगा तो उसके बाद आपने क्या करना है कि चेक करना है कि जो रिज़ल्ट आ रहा है ये QI = A0 mod 2। इसका मतलब है कि आप A0 को चेक करते हैं कि अगर A0 आपके पास 1 है
तो 1 mod 2 का मतलब क्या है कि आपके पास 1 mod 2 का मतलब 1 है कि आपके पास 2 जो है वो मॉडुलस है, तो 1 वैल्यू आ रही है तो ऑलरेडी उस डोमेन में आ रही है, तो 1 है। तो 1 अगर आपके पास ए ऑफ 0 1 है तो 0 तो ए में ए प्लस 1 इंटू पी, तो पी ऐड कर देंगे। अगर आप ए ऑफ 0 1 है तो ए में पी ऐड करेंगे, अगर ए ऑफ 0 0 है तो ए में 0 ऐड करेंगे, क्योंकि 0 इंटू पी 0 आ जाएगा। तो ये ए ऑफ 0 को देखते हुए, ए ऑफ 0 की बिट को देखते हुए यहाँ पे हम ए में दोबारा ऐड करते हैं। पहले ए में हम पार्शियल प्रोडक्ट ऐड करते हैं और फिर जो रिजल्ट आता है आपके पास ए का, उस ए की लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट को देखते हुए हम उसमें या तो पी ऐड करेंगे या उसमें 0 ऐड करेंगे, और फिर फाइनली हम क्या करते हैं, शिफ्ट राइट ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, शिफ्ट राइट बाय 1। तो ये प्रोसेस चलता रहता है आपके पास n टाइम्स, ये रिपीट होगा। उसके बाद फाइनल रिजल्ट अगर ग्रेटर देन p होगा तो उसमें से हम p माइनस कर देंगे, अगर लेस देन p होगा तो हम उसको रिजल्ट में से उसी तरह छोड़ देंगे, यानी कि 0 माइनस कर देंगे आपके पास। तो ये फाइनल आपके पास रिजल्ट आएगा मोंटगोमरी डोमेन में। इसकी हम एग्जांपल देख लेते हैं। ये हमारे पास एग्जांपल है जिसमें हमारे पास p हमने 11 लिए हुए है, x आपके पास 10 है, y आपके पास 7 है। अगर हम इस मॉड्यूलर मल्टीप्लिकेशन को देखें तो इसका रिजल्ट क्या है, ये 10 इंटू 7 मॉड 11, 10 इंटू 7 मॉड 11, ये आपके पास बनता है 70 मॉड 11। और 70 मॉड 11 आपके पास 4 होता है, क्योंकि 70 को 11 से डिवाइड करेंगे तो 4 रिमाइंडर आता है। अब हम देखते हैं कि अब हम इसको मोंटगोमरी मेथड से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा। क्योंकि ये 4 बिट्स हैं तो r आपके पास 2 पावर 4 है, तो r 2 पावर 4 इज इक्वल टू 16 आता है। और r इनवर्स जो निकाला जाता है वो हमारे पास 9 आ जाता है। r इनवर्स निकालने का जो मेथड यूज़ होता है वो ये है, किसी भी चीज़ का लेट से किसी भी वेरिएबल का इनवर्स निकाल रहे हैं तो उसका मेथड ये होता है r इनवर्स इज इक्वल टू r की पावर p माइनस 2। ये आपके पास वेल नोन फार्मूला है, इनवर्स निकालेगा मॉड p, मॉड्यूलर सिमेट्रिक मॉड p। तो इस फार्मूले से जब r की पावर यानी कि r के आपके पास 16 आ जाएगा, 16 की पावर p माइनस 2 यानी कि 9, 16 की पावर 9 निकालेंगे और मॉड आप 11 करेंगे, मॉड p आपके पास, और p की वैल्यू 11 है, तो आप ये जब करेंगे तो आपके पास रिजल्ट 9 आता है। ये कैलकुलेट करके देखा जा सकता है। अच्छा, अब आपके पास क्योंकि मोंटगोमरी मेथड से परफॉर्म करें तो पहले हम xp और yp निकाल लेंगे, मोंटगोमरी डोमेन में कन्वर्ट करेंगे नंबर को। तो आपके पास 10 मोंटगोमरी डोमेन में देखा था r से मल्टीप्लाई करके जाते हैं आप, 10 आपके पास x इंटू r 16 मॉड 11, ये कन्वर्ट करने का तरीका होता है। आप पीछे देख चुके हैं, कोई भी नंबर आपके पास x है उसको कन्वर्ट करना है तो x इंटू r मॉड 11 आएगा। ये आपके पास होता है, ये आपके पास मोंटगोमरी मेथड से ही आप कन्वर्ट करते हैं। ये बन जाता है आपके पास 160 और मॉड 11, 160 मॉड 11 आपके पास 6 आता है। 160 को 11 से डिवाइड करेंगे जो रिमाइंडर आएगा। दूसरा नंबर आपके पास 7 है, 7 इंटू 16 मॉड 11, ये आपके पास 2 आता है। जब ये रिजल्ट हमारे लिख लिया हमने, तो ये 6 और 2 आपके पास मोंटगोमरी डोमेन में नंबर है, हमने मेंशन कर दिया। 2 आपके पास yp है वो यहाँ लिख दिया, मल्टीप्लायर आपके पास xp 6 है, p आपके पास 11 है और zp आपके पास 0 0 है। जो एक्यूमुलेटर जो पीछे हमने a रिप्रेजेंट किया था उसको भी फिलहाल हम नाम zp के दे रहे हैं, जो लास्ट स्लाइड में आपके पास एक्यूमुलेटर a था। तो पहला स्टेप आपके पास क्या होगा कि हम इनिशियलाइज कर लेंगे। जब वैल्यू से इनिशियलाइज कर लिए उसके बाद होता कि फर्स्ट क्लास साइकिल में आप पहले बेस्ड अपॉन द मल्टीप्लायर की बिट को देखते हैं वो क्या है, 0 है। तो मल्टीप्लायर की बिट 0 है तो आप एक्यूमुलेटर में या 0 ऐड करेंगे और बिट 0 होती है तो ये 0 से मल्टीप्लाई जब होगी तो 0 जनरेट होगा। तो ये दोनों आपस में ऐड हो रहे हैं, क्योंकि आपके पास मल्टीप्लायर की बिट 0 है तो मल्टीप्लायर की बिट 1 हो तो पार्शियल प्रोडक्ट वही जो ये वैल्यू होती है वही ऐड होता है। यहाँ 0 थी तो 0 ऐड हुआ, 0 पे ऐड होने के बाद रिजल्ट आपके पास ये 4 बिट का रिजल्ट आ गया और XP आपने उस तरह लिख लिया। उसके बाद आपने क्या करना होता है, आप चेक करते हैं कि आपके पास लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट क्या है रिजल्ट की। जो नया रिजल्ट आया है, जो पार्शियल प्रोडक्ट और ZP को ऐड करके रिजल्ट है उसकी लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट क्या है, उसकी लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट 0 है। तो आप क्या करते हैं, जो रिजल्ट आया उसमें 0 ऐड करते हैं और फिर शिफ्ट राइट करते हैं। तो 0 में 0 ऐड करेंगे तो 0 ही आएगा और फिर शिफ्ट राइट का ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो आपके पास फिर ये 0 ही रहेगा, इस साइड से ये 0 खत्म हो जाएगा। हमने लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट से मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट की है तो ये 0 आपके पास खत्म हो जाएगा, ये रिजल्ट 0 ही रहेगा।
सेकंड आपके पास क्लॉक साइकिल है, सेकंड क्लॉक साइकिल में फिर अगेन हम बिट्स देखेंगे। टॉप नंबर की बिट के आपके पास जो रिजल्ट आया था लास्ट क्लॉक साइकिल में, फर्स्ट क्लॉक साइकिल में, तो आपके पास पहले आपने ऐड किया और फिर शिफ्ट राइट किया तो आपके पास ये रिजल्ट आया। ये आपके पास जेड पी की वैल्यू होगी और ये एक्स पी की वैल्यू होगी। एक्स पी की अब नई बिट जो है वो आपके पास 1 है। जब बिट 1 हो मल्टीप्लायर की तो आपके पास पार्शियल प्रोडक्ट जो होता है वो वाई पी की वैल्यू ऐड होगी। तो ये आपके पास 0010 ऐड होगी। जो 0010 वैल्यू ऐड हुई आपके पास, तो अब आपके पास ये वैल्यू आपने इसी तरह उतार दी एक्स पी की 0011। अब ये वैल्यू है, इसमें फिर आप लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट देखते हैं, इसके लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट फिर 0 है। तो जब बिट 0 हो तो आप इस रिजल्ट में 0 ऐड करते हैं और 0 ऐड करने के बाद फिर शिफ्ट राइट करते हैं। 0 ऐड करेंगे तो 0010 0 ही रहेगा और फिर शिफ्ट राइट करेंगे तो ये 001 आ जाएगा और ये रिजल्ट इधर आ जाएगा। अब जब आपके पास फिर आप अगले थर्ड क्लॉक साइकिल में फिर देखेंगे लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट क्या है, ये 1 है आपके पास। अगेन ये आपके पास वाई पी की वैल्यू ऐड होगी 0010। जो लास्ट हम एल्गोरिथम पढ़ रहा था उसी को हम दोबारा रन कर रहे हैं। तो 0010 ऐड किया, अब 3 वैल्यू आ गई आपके पास, ये रिजल्ट आपने इसी तरह उतार दिया। अब लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट वैल्यू 1 है। जब लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट वैल्यू 1 हो, जैसे हम लास्ट टाइम भी चेक कर रहे थे, तो आपने क्या करना है, फिर जब 1 हो तो आप पी को ऐड करते हैं। पी को ऐड करेंगे तो आपके पास रिजल्ट ये आएगा और फिर शिफ्ट राइट करते हैं। फिर शिफ्ट राइट करेंगे आपके पास तो हमारा जो रिजल्ट है आपके पास वो इसका रिजल्ट जो है ये 14 से ये 7 हो गया, क्योंकि ये 0 बिट डिस्कार्ड हो जाएगी और 011 रिजल्ट आ जाएगा और यहाँ पे आखिरी बिट रहेगी 0। तो फोर्स पी ऐड करने के बाद आपने शिफ्ट कर दिया। जब शिफ्ट किया तो आपके पास ये लीस्ट बिट 4 बिट का नंबर था 0110। आप इस बिट से पोजीशन से स्टार्ट किया था, इस 0 से स्टार्ट किया था, अब ये 0 आपके पास लीस्ट पोजीशन पे आ गया। इसकी बेस पे अगेन पार्शियल प्रोडक्ट आप जब जनरेट करेंगे तो वो आपके पास ये पार्शियल प्रोडक्ट है। तो ये 7 में आपके पास ऐड किया तो अगेन आपके पास 7 मिला। लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट अगेन 1 है आपके पास, फिर पी ऐड करेंगे आप। जब भी आपके पास पार्शियल प्रोडक्ट नंबर में ऐड करते हैं उसके रिजल्ट की आप लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट को देखते हैं। अगर रिजल्ट लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट आपके पास 0 हो तो आप 0 ऐड करके शिफ्ट राइट करते हैं और आपके पास लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट जो है वो 1 हो तो फिर पी ऐड करके शिफ्ट राइट करो, फिर दोबारा पी ऐड करेंगे तो रिजल्ट आपके पास ये आ जाएगा, क्योंकि आपके पास 7 + 11 18 होता है, ये आ गया। जब शिफ्ट राइट करेंगे ये अगेन ये बिट डिस्कार्ड हो जाएगी तो बाकी 9 आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। अब आपके पास जेड पी की वैल्यू 9 है तो जेड निकालना है, जेड पी इंटू r-1 मार्ट पी होता है और हमने ये देखा था कि r-1 कैसे होता है, लास्ट स्लाइड्स में देख चुके हैं। अब r-1 की वैल्यू 9 है, जेड पी की वैल्यू 9 है, 9 × 9 81 मार्ट 11, ये डिवाइड करेंगे तो 4 आ जाएगा। हमने शुरू में देखा था कि 10 × 7 ओरिजिनल फॉर्म में अगर हम मॉड्यूलर मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करें तो 4 रिजल्ट आना चाहिए। हमने उसको कन्वर्ट किया मोंटगोमरी डोमेन में नंबर्स को, फिर मॉड्यूलर मल्टीप्लिकेशन यूजिंग मोंटगोमरी मेथड की, जो फाइनल रिजल्ट आया उसको 9, उसका रिजल्ट दोबारा नॉर्मल फॉर्म में लेके वही 4 रिजल्ट आया जो आपके पास ओरिजिनल था। तो ये आपके पास मेथड है मोंटगोमरी मेथड, जिसमें आपके पास अब हर स्टेप में करते क्या है कि पार्शियल प्रोडक्ट जनरेट करते हैं स्टार्टिंग फ्रॉम द लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट ऑफ द मल्टीप्लायर। जो पार्शियल प्रोडक्ट जनरेट करके उसको एक्यूमुलेटर में ऐड करते हैं, जो रिजल्ट आता है उसकी लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट को देखते हैं। अगर लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट 0 हो तो 0 ऐड किया जाता है और फिर शिफ्ट राइट किया जाता है। और अगर आपके पास रिजल्ट जो है वो लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट उसकी 0 ना हो, जिस तरह केस यहाँ पे था कि रिजल्ट की आपके पास लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट 0 नहीं थी, तो आपने फिर क्या करना है, पी ऐड करना। तो पी ऐड करके फिर शिफ्ट राइट करते हैं, 0 की जगह पी ऐड करते हैं फिर और फिर शिफ्ट राइट करते हैं। तो इसकी बेस पे जो रिजल्ट है आपके पास एग्जैक्टली वही आया है जो नॉर्मल डोमेन में अगर आप परफॉर्म करते तो रिजल्ट आता। ये हमारे पास आर्किटेक्चर है। पहले जो हमने एल्गोरिथम लिखा था उस एल्गोरिथम की बेस है आपके पास ये आर्किटेक्चर बनता है। इस आर्किटेक्चर के साथ लाजमी बात है कि आपके पास एक कंट्रोल लॉजिक होगी यहाँ पे जो कंट्रोल करेगी इस सर्किट को, और ये इस कंट्रोल क्या लॉजिक होगी कि पहले आपके पास एंड क्लॉक साइकिल्स के लिए ये पोर्शन एग्जीक्यूट होता है और वही पोर्शन वही आपके पास कि हर दफ़ा बेस्ड ऑन अ बिट ऑफ द जो आपके पास मल्टीप्लायर की बिट की जो है उसकी बेस पे आप 0 या वाई पी ऐड करते हैं एक्यूमुलेटर में, और जो रिजल्ट आता है उसकी एलएसबी को चेक करते हैं। एलएसबी अगर 0 हो तो आप 0 ऐड करते हैं और एलएसबी अगर 1 हो तो आप पी ऐड करते हैं और जो रिजल्ट आता है उसको शिफ्ट राइट करते हैं और फिर दोबारा ये प्रोसेस परफॉर्म करते हैं। और ये इटरेशन के बाद आप फाइनली क्या करते हैं कि आप चेक करते हैं रिजल्ट को। हमने अपना जो था एल्गोरिथम था उसमें देखा था कि एन इटरेशन के बाद ये कंडीशन थी कि अगर वो रिजल्ट पी से बड़ा हो तो पी माइनस कर देते हैं। तो ये बेसिकली उसके लिए था कि अगर रिजल्ट पी से बड़ा है तो पी माइनस करके आप जेड पी ले लेते हैं, और अगर रिजल्ट छोटा हो तो पी माइनस फिर नहीं करते और ये कंडीशन
आर के थ्रू आप चेक करते हैं। अब इस चीज़ को, क्योंकि इसमें आपके पास एन अल्ट्रेशन के लिए ये पोर्शन परफॉर्म हो रहा होता है, और फिर उसके बाद यहाँ कंडीशनल ऑपरेशन इस तरह है कि अगर आपके पास पी होगा, पी माइनस होगा कब, कि आपके पास जब भी आपके पास जो रिज़ल्ट है वो पी से बड़ा होगा तो पी माइनस होगा, अदरवाइज आपके पास पी माइनस वाला रिज़ल्ट नहीं सेलेक्ट होगा बल्कि डायरेक्ट रिज़ल्ट सेलेक्ट होगा। इस चीज़ को आपके पास वाल्टर ने एक न्यू टेक्निक प्रपोज की थी जिसमें उसने ये सब्ट्रैक्शन को रिमूव कर दिया था, ये सब्ट्रैक्शन और ये मल्टीप्लेक्सर को रिमूव कर दिया था। इस सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन को रिमूव किया गया ओरिजिनल एल्गोरिथम में, ये दोनों आपके पास, ताकि इससे आपके पास एरिया भी रिड्यूस हो जाएगा। ये सारा सर्किट आपके पास रिड्यूस किया। वाल्टर ने जो टेक्निक प्रपोज की उसने कहा कि आपने अपने ऑपरेंड्स को n की बजाय n+2 लें, ऑपरेंड्स की लेंथ इंक्रीज करते हैं, 0 अपेंड करते हैं लेफ्ट साइड पे नंबर की, जिससे नंबर आपके पास चेंज नहीं होगा। अब ऑपरेंड्स की लेंथ जब आप इंक्रीज कर देंगे तो r आपके पास 2 पावर n+2 आ जाएगा, और अब जो रिजल्ट होगा वो 0 से p की बजाय 0 से 2p रेंज में होगा। लेकिन आपके पास जो एल्गोरिथम है वो बहुत सिमेट्रिक हो जाएगा, आपको फाइनल कंडीशनल सब्ट्रैक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब ऑपरेशन क्या है कि एक्सपी की वैल्यू हमने n+2 की बिट की ले ली है, वाईपी की वैल्यू भी, एक्सपी की वैल्यू भी, एडर का साइज बढ़ जाएगा, ये n+2 बिट के हो जाएंगे, एडर आपके पास n+2 बिट के हो जाएंगे। लेकिन आपके पास जो कंडीशनल आपके पास सब्ट्रैक्शन थी, ये मार्क्स था, ये रिमूव हो जाएंगे। एरिया ओवरऑल आपके पास रिड्यूस करेगा, क्लॉक साइकिल 2 साइकिल क्लॉक साइकिल इंक्रीज हो जाएंगे, लेकिन एरिया आपके पास काफ़ी रिड्यूस हो जाएगा, क्योंकि आपके पास यहाँ पूरा एक सब्ट्रैक्टर रिमूव किया आपने, एक मल्टीप्लेक्सर रिमूव किया आपने, एक आर गेट रिमूव किया है। ये वाल्टर ने प्रपोज की थी टेक्निक जिसमें फाइनल सब्ट्रैक्शन को अवॉइड किया गया था। इस टेक्निक के मुताबिक आपके पास जो एरिया है वो थोड़ा बढ़ जाता है, 2 × n+2 एडर आ जाते हैं, और मार्क्स का साइज भी बढ़ जाता है, 2 × n+, मार्क्स जो है वो आपके पास आप यहाँ पे अपेंड भी कर सकते हैं, मार्क्स का साइज n ही रहेगा, क्योंकि आप यहाँ से n बिट की वैल्यू सेलेक्ट करके यहाँ वैल्यू अपेंड कर सकते हैं, उससे इशू नहीं होगा। तो ये आपके पास जो क्लॉक साइकिल है वो इंक्रीज हो जाएंगे, एरिया थोड़ा सा इंक्रीज होगा, क्लॉक साइकिल 2 इंक्रीज हो जाएंगे, उससे भी इतना कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आपके पास एरिया एडर का एरिया तो इंक्रीज होगा, लेकिन ओवर आर एरिया जो है वो डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि आपने यहाँ पे मल्टीप्लेक्सर, एडर और आपने मल्टीप्लेक्सर, सब्ट्रैक्टर और आर गेट को रिमूव किया है। एडर का थोड़ा सा एरिया बढ़ेगा, लेकिन ओवरऑल एरिया रिड्यूस होगा इस डिज़ाइन का। वाल्टर टेक्निक का जो डिज़ाइन होता है उसको ओवरऑल एरिया जो होता है वो रिड्यूस होता है। क्रिटिकल पाथ डिले सेम रहेगा, 2 मार्क्स + 2 एडर, क्योंकि उसमें भी आपके पास 2 मार्क्स + 2 एडर का डिले था इसमें, क्योंकि इसमें जो ये सब्ट्रैक्टर और मार्क्स वगैरह था ये फाइनल लूप से बाहर है। तो शुरू में हर क्लॉक साइकिल में आपके पास इस मार्क्स से वैल्यू एडर, फिर मार्क्स और फिर एडर, ये 2 मार्क्स 2 + 2 एडर्स का क्रिटिकल पार्ट डिले था। और अब भी आपके पास 2 मार्क्स + 2 एडर है कि मार्क्स एडर, तो ये आपके पास क्रिटिकल पार्ट डिले है, इस सर्किट का बन रहा है। और इसका भी पहले जो था आपके पास यही था, मार्क्स एडर। तो क्रिटिकल पार्ट डिले सेम रहा, एरिया ओवरऑल रिड्यूस होगा, क्लॉक साइकिल जो है आपके पास 2 इंक्रीज हो जाएंगे। तो ये हमारे पास मोंटगोमरी मल्टीप्लायर था जो हमने डिस्कस किया, रेडिक्स 2, ऐसे रेडिक्स 4 मोंटगोमरी मल्टीप्लायर भी होते हैं, और जिसमें क्लॉक साइकिल हाफ हो जाएंगे। अब ये रेडिक्स 2 मोंटगोमरी मल्टीप्लायर था जो n बिट नंबर के लिए n क्लॉक साइकिल्स लेता है मॉड्यूलर मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करने के लिए। और हमारे पास जो रेडिक्स 4 मोंटगोमरी मॉड्यूलर मल्टीप्लायर होता है उसमें थोड़ा एरिया रेडिक्स 2 मॉड्यूलर मल्टीप्लायर से ज़्यादा होता है, लेकिन उसमें क्लॉक साइकिल हाफ हो जाते हैं। तो ये हमने लास्ट 2 लेक्चर्स में थोड़ा सा मॉड्यूलर मल्टीप्लायर्स को देखा, और मॉड्यूलर मल्टीप्लायर्स के हमने देखा कि वो क्रिप्टोग्राफी में यूज़ होते हैं और क्रिप्टोग्राफी में क्यों यूज़ होते हैं, ये सारी डिस्कशन की। और फिर उसके बाद हमने 2 बेसिक आर्किटेक्चर थे मॉड्यूलर मल्टीप्लायर्स के, जिसमें इंटरलीव मॉड्यूलर मल्टीप्लायर्स था और मोंटगोमरी मॉड्यूलर मल्टीप्लायर्स था, उनको हमने डिस्कस किया है। और इस टॉपिक के साथ ही हमारा जो एडर्स और मल्टीप्लायर्स का पोर्शन था वो कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट लेक्चर से हम जो है वो सीक्वेंशियल
जो आपके पास सीक्वेंशियल सर्किट्स होते हैं उनकी तरफ जाएंगे, उनकी प्रोग्रामिंग को देखेंगे, उनके मॉडल्स को देखेंगे। और फिर उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास एफएसएम है। फिर एफएसएम आ जाएगी फाइनाइट स्टेट मशीन्स, उनके हम कोडिंग देखेंगे, उनकी कोडिंग किस तरह की जाती है। आपके पास दलील आ गई डीएल में, और एफएसएम मॉडल किस तरह बनाए जाते हैं मुख्तलिफ स्ट्रक्चर्स के। इस तरह फिर एफएसएम डी आ जाते हैं कि एफएसएम विद डेटा पाथ वाले टॉपिक्स आ जाएगा। उसमें फिर हम मुख्तलिफ सर्किट मुख्तलिफ जो आपके पास डिज़ाइन होंगे उनके एफएसएम डी मॉडल बनाएंगे और उनकी फिर कोडिंग करेंगे। तो ये हमारे पास था आज के लेक्चर के साथ एडर्स और मल्टीप्लायर्स का जो एरिया और डिले वाला था पोर्शन था। तो उनके एरिया हम देखते थे, उनका हम डिले को एनालाइज करते थे, उसके बाद उनके वर्किंग की देखते थे कि किस तरह एडर्स और मल्टीप्लायर्स वैल्यूज़ को अपना एक्शन परफॉर्म करते हैं। तो ये हमारा टॉपिक जो था वो ख़त्म हो जाएगा। अब नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह हम देखेंगे जिस पे हम सीक्वेंशियल सर्किट्स पे शिफ्ट हो जाएंगे।